अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें कर रही है। इदारों के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो अपनी जगह पर बरकरार हैं, बल्कि यही ख्याल किया जा रहा है कि उनमें इजाफा हुआ है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़कर मुजीबुर रहमान शामी साहब, मुनीफ फारूक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ज़ाहिर 3 साल इमरान खान साहब को हो गए हुकूमत से गए हुए, 1.5 साल तकरीबन हो गए जेल में। आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली का कोई मसला है कि अग्रेसिव हिकमत अमली नहीं काम कर रही, या फिर इदारों ने फैसला किया हुआ है जिसकी वजह से ये मामलात नहीं ठीक हो रहे हैं? और क्या यही हिकमत अमली उसके बाद ईद के बाद सड़कों पर आना कोई फ़ायदा दे पाएगा तहरीक इंसाफ को? शाहजेब साहब शुक्रिया। देखें, वो जो मुनीर नियाजी ने कहा है ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, और दोनों बातें इकट्ठी हो गई हैं। एक तो अदारे भी कोई रास्ता नहीं दे रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो भी कोई रास्ता लेना नहीं चाह रही, और सड़कों पर आना जो है ये बजाते खुद कोई मकसद नहीं है। और सड़कों पर आकर अब तक तहरीक इंसाफ को कुछ हासिल नहीं हुआ सवाए कैद के, गिरफ्तारियों के, और इस तरह और जो कुछ भी सूरत हाल उनके साथ बरपा है, और उनके कितने कारकुन हैं, कितने लीडर हैं जो मुकदमों का सामना कर रहे हैं, ये सड़कों पे आकर उनको ये हासिल हुआ है। और अभी तक उनको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि उन्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अभी आप देखिए, उनके अपने यहाँ कन्फ्यूजन है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला करने के बाद उसे वापस लिया गया, जो इंतहा पसंद हैं वो गालिब आ गए। तो सड़कों पर आना जो है अगर बजाते खुद मकसद बना लिया जाए तो इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर काम करने का मौका मिले और आप आइंदा इंतखाबात जो है उनमें आज़ादाना हिस्सा ले सकें और आपके लिए जो मुश्किलात आपकी हैं वो कम हो जाए, तो फिर तो उसके मामला और हैं। फिर आपको एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बिहेव करना होगा और पार्लिमानी सियासत करनी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, बस दमा चौकड़ी मचाए रखेंगे और बस पलटना झपटना, झपट कर पलटना, तो लहू तो गर्म रख लेंगे, लेकिन फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा तो फिर इसी तरह निकलेगा कि कुछ नहीं निकलेगा। मुनीफ फारूक साहब, आप अपने ज़ाहिर मुख्तलिफ ख़बरों में इस हवाले से आगाह करते रहे हैं, अंदर की खबरें भी देते रहे हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों भी आपने जो सोशल मीडिया पीटीआई का, जिसमें खुद पीटीआई के अंदर भी है कि जी इसको अगर ये खामोश नहीं होगा तो मामलात ठीक नहीं होंगे, इस हवाले से आपने खबर दी जाफर एक्सप्रेस के बाद भी कि मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ गए हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो ठीक नहीं हो पा रही है? क्या पीटीआई की तरफ से मसला है या दूसरी तरफ से ही बहुत ज़्यादा सख्ती है? शाहजेब साहब, मेरे ख्याल में जो एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ है वो है कि जो आपने सवाल किया था कि शुरू में भी कि जो फैसले किए गए हैं, मेरे ख्याल में इसमें एक एलिमेंट वो भी है, और मैं एग्री करूंगा शामी साहब ने जो कहा कि वो वाकई कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और मरने का शौक भी है, तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मुहावरतन कह रहा हूं, तो वो तो एलिमेंट मौजूद है। लेकिन जो फैसले किए गए हैं शाहजेब साहब, वो बड़े हैरान कुन है। अब वो फैसले जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो फैसले तो ये है कि जी इमरान खान साहब बहैसियत सियासतदान, उनकी अहमियत वैसे मौजूद है, इलेक्टोरली मौजूद है, उनकी जमात मौजूद है, लेकिन उनकी रेलेवेंस एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में नहीं रही। वो एस्टेब्लिशमेंट उनको कोई खातिर में नहीं ला रही, ना ही उनको कोई थ्रेट समझती है एस्टेब्लिशमेंट, ना ही उनकी पॉपुलैरिटी के हवाले से किसी चीज को वो रिगार्ड करते हैं। बल्कि अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो वो कहते हैं ये तो सियासी जमातों के प्रॉब्लम है, पॉपुलैरिटी किसी की ज्यादा होना कम होना इससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। मसला ये है कि एक खास लेंस से तहरीक इंसाफ को देखा गया है, इमरान खान साहब को देखा गया है, और उसमें एक हर चीज फिक्स हो गई है कि इमरान खान साहब एक निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको एक इंतशारी लीडर के तौर पर ग्रेड कर दिया गया है, उनकी जमात को इंतशारी जमात के तौर पर लिया जा रहा है। वो कभी उस जगह से वापस उनका रिवर्सल हुआ ही नहीं है इस मोड से। जो मामलात फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से, बिकॉज इमरान खान साहब का जो एक नया फिनोमेना है ना जी, सोशल मीडिया का ऑनस्लॉट, सब कुछ, या खान पार्ट 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये भी एक सरप्राइज एलिमेंट तो है इस पूरे निजाम के लिए।
लेकिन उसको जो जिस तरीके से फिर आगे से कॉम्बैट किया जा रहा है वो भी यही तरीका है कि ठीक है अगर ऐसा है तो देन सो बी इट। इस तरह से तो आप लड़के अपने आप को वापस नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं ला सकते। अगर लाएंगे भी तो हाथ पांव जोड़ के किसी की ठोड़ी को हाथ लगा कर तभी आप वापस आ सकते हैं या कोई मामलात आपके ठीक हो सकते हैं। ये बात मैं आपको आज से 6 महीने 8 महीने पहले भी अर्ज कर रहा था, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि हर दफा कोई एक, मुझे लगता है अब जैसे जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ शाहजेब साहब, तो मुझे लगता है कि इस अम्ब्रेला के नीचे शायद कुछ चीजें और बड़ी खुल के एक्सरसाइज की जाएंगी और शायद आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर आपको बड़े मैसिव क्रैकडाउन्स नजर आएंगे कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके वाकई बारे में आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। कुछ लोगों की तो सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, लेकिन कुछ लोगों की शायद सिर्फ पॉलिटिकल एफिलिएशन या उस तरह से चीजें करना, उसके ऊपर भी अगर रियासत का इतना दबाव है और इतना क्रैकडाउन आ रहा है तो इसका मतलब है कि फैसले तो किए जा चुके हैं। अब ये फैसले कभी तब्दील होंगे या नहीं होंगे ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बता सकता है। मगर शामी साहब, अब एक तरफ जमात है, ज़ाहिर है वो मुसलसल क्रैकडाउन का उनको सामना है, लीडर उनके जेल में है 1.5 साल से, पार्टी बाहर तितर बितर हो रही है, आपस के इख्तलाफात इंतहा से ज़्यादा हैं, तो और उसके बावजूद उन्हें सख्तियों का भी सामना है। अब पार्टी मज़ाहमत ना करे तो और क्या करे, उनके पास ऑप्शन है क्या? क्योंकि आगे से जब बात करनी होती है तो बात कर लेते हैं, अगर प्रोटेस्ट को डिले कराना होता है तो इमरान खान साहब को इंगेज कर लेते हैं, फिर मुंह फेर लेते हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा होता। जब पार्टी को कोई इंगेज नहीं कर रहा एस्टैब्लिशमेंट से तो पार्टी और क्या करे? देखिए शाहजेब साहब, हमारी जो तारीख है उस पर अगर आप नजर डालें तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो एक खौफ की पैदावार, यानी जो बरसर इख्तदार लोग होते हैं उनको जो हिज़्ब इख्तलाफ में बैठने वालों से खौफ लाहक हो जाता है, और जो हिज़्ब इख्तलाफ में होते हैं वो हिज़्ब इख्तदार के खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। आप 1958 से शुरू कर लें और आज तक आ जाएं, आपकी सियासत इसी खौफ के गिर्द घूम रही है। जब खान अब्दुल कयूम खान ने बड़े लंबे लंबे जुलूस निकाले 57 में और 58 में और कहा कि मैं सिकंदर मिर्जा को घसीटूंगा पकड़ के गलियों में, और नूरी सईद जो इराक के वजीर आजम थे और शाह फैसल जिनको कत्ल कर दिया गया था उनका सा हशर करूंगा, तो उसका नतीजा क्या निकला? वो जो खौफ पैदा हुआ उसका नतीजा यह कि मार्शल्लाह जो है वो लगा दिया सिकंदर मिर्जा ने और उसकी आगोश में पनाह ले ली। नतीजा फिर आपने देखा, जब अयूब खान आए, जब उनका इक़्तिदार जो था वो डामाडोल हुआ, तो फिर उनको भुट्टो से और मुजीब से खौफ पैदा हो गया। वो समझते थे अगर भुट्टो पता नहीं उनके साथ क्या करेगा, उन्हें जेल में डालेगा, उनके घसीटेगा, तो उन्होंने फिर मार्शल्लाह लगाया और फौज की पनाह में चले गए और उन्होंने कहा बाकी मुल्क चाहे जहाँ जाता है मैं तो अपने आप को महफूज कर लूँ। उसी तरीके से आप देखें फिर ज़ियाउल हक और भुट्टो को देख लें कि भाई उनको लोग कहते थे खबरें 2 हैं, खबर एक है, बंदे 2 हैं, और नतीजा क्या निकला? भुट्टो साहब को फांसी पर लटकना पड़ा। तो आप देखिए कि अगर यही इस वक्त क्या है, इस वक्त भी खौफ लाहक है। एक इमरान खान से जो उनके मुखालिफ हैं उनको खौफ लाहक है। अगर इनको मौका मिल गया, अगर ये एक दफा दोबारा आ गए, अगर ये इन्होंने आके इनको हंगामे उठा दिए या इन्होंने किसी तरीके से इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली, तो पता नहीं क्या करेंगे। तो बोलन चाइना शाप होगा, कहाँ क्या कर गुजरेंगे, किसके साथ क्या करेंगे। और खुद इमरान खान को ये खौफ है कि अगर वो हावी नहीं होंगे तो उनके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा और फिर वो जेल में रहेंगे और सारी उम्र जेल में गुजारेंगे। तो फरीकैन की जिम्मेदारी है और खुद इमरान खान की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपना खौफ दूर करें, और वो एक समाज साजी कर रहे हैं और मालूम हो कि भाई मैं आऊंगा एक नॉर्मल पॉलिटिकल लीडर के तौर पर और डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर बिहेव करूंगा। मुझे मौका मिलना चाहिए, उनको सियासत करें, लोगों से अपने ताल्लुकात उस्तवार करें, अपने हरीफों से उनके साथ बैठें। लेकिन उनका तो मामला ये है, एक के साथ वो बैठते हैं और दूसरों को वही फिर आंखें दिखाते हैं। तो जब जेल में बैठकर वो आंखें दिखा रहे हैं, उनका सोशल मीडिया जो है वो पता नहीं क्या क्या कुछ मुगल्लज़ात बक रहा है, तो मुझे बताइए कि फिर क्या कैसे ये रास्ता निकलेगा और कैसे मौका दिया जाएगा कि भाई बालों पर दोबारा अता कर दिए जाएं। तो फिर यही उलझन है हमारी सियासत की और इसको दूर करना होगा। आप देखें जुल्फ़िकार, अपने बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, फिर नवाज शरीफ साहब को देख लें, वो भी उन्होंने जो कुछ भी भुगता
फिर एतमाद साजी तो करना पड़ी ना उनको, उन्होंने रास्ता निकाला अपना। इसी तरीके से इमरान खान को कुछ करना पड़ेगा। जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे उस वक्त तक उनका रास्ता कुशादा नहीं होगा, और इसी तरीके से वो टामकटोइयां मारते रहेंगे और इसी में उनकी तवानाई भी जाया हो जाएगी। और ये जो मकबूलियत है, ये मकबूलियत कोई दायम कायम रहने वाली चीज नहीं है। कितने नशेब फराज से खुद इमरान खान गुजर चुके हैं। कभी एक सीट हासिल की थी उन्होंने, और कभी उसके बाद फिर कभी चंद सीटें हासिल कर ली, फिर कहाँ गए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हटे। तो एक मुसलसल जो है ये ज़ेरो बम और नशेब फराज से गुजरे हैं, और अब भी ये जो मकबूलियत जो है इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो यानी ऐसा है जैसे जवानी जो है वो हमेशा नहीं रहती, उस तरह मकबूलियत भी हमेशा नहीं रहती। मगर मुनीफ साहब इस वक्त अगर मुनीफ फारूक साहब अगर इस वक्त इमरान खान साहब का सोशल मीडिया को वो कह दें खामोश हो जाए, तो उसके बावजूद भी जो पार्टी के अंदर ऐसी आवाज़ें हैं जो ज़ाहिर रिकन्सिलिएशन चाहती हैं, बैरिस्टर गौहर हो या फिर किसी ना किसी लेवल पर अगर गंडापुर साहब इंगेज हो रहे थे, उनकी भी क्या क्रेडिबिलिटी छोड़ी गई है? उनसे कौन सा रियासत ने इंगेज किया? अगर आज इमरान खान साहब 2 कदम पीछे ले लें, सोशल मीडिया खामोश हो जाए, तो कौन सा रिलीफ मिल जाना है उन्हें? इसके क्या इम्कान है? शाहजेब साहब, इस पे एक बात बड़ी जहन में रखिएगा कि इस हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनमें से एक का नाम ले लेता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब जैसे, और चंद लोग हैं, सारे नहीं, चंद लोग, जिनका ये ख्याल है कि जी ये पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन हो जानी चाहिए, कोई हम बीच में डलते हैं, कोई मामलात बेहतर कर लें, कोई इमरान खान साहब को अक्लमंद समझाते हैं कि यार मामलात को बेहतर करें और अपनी जरा इंतजार कर लें, कुछ चीजों को बेहतर कर लें, अपने लिए भी, अपनी जमात के लिए भी और सियासी निजाम के लिए भी। अब उस हद तक वो लोग तो कहते हैं कि इमरान खान साहब चंद चीजें अगर बेहतर कर लें, मान जाएं, तो शायद उनके लिए को मामलात निकल सकते हैं। लेकिन फिर एक दूसरी साइड है जो कि ज्यादा डोमिनेंट है, वो है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की। उनके नजदीक ना इमरान खान साहब के लिए कोई ऑप्शन है कि आप कहीं जाएं या बाहर निकलें। उनके नजदीक तो इमरान खान साहब एक, अब मैं ये कहूं कि वो कौमी मुजरिम समझते हैं इमरान खान साहब को। वो समझते हैं कि इमरान खान ये पूरा निजाम जिस तरह से बेहतरी की जानिब जा रहा है, इमरान खान साहब इसमें एक स्पॉइलर का किरदार अदा करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान की फौज के इदारे को जो हिट किया है या जितनी नुकसान पहुंचाया है, तो वो अब कभी इदारा उन पर एतमाद नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जो अगर कोई कंसेशन है तो वो ये हुकूमत के लोग कहते हैं कि जी हम अगर ये बात करें और हम इसमें से कोई बात कर लें, चंद लोग, कि अच्छा यार रिकंसिलिएशन कर लें। लेकिन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को ना ही बनीगाला ले जाना चाहती है, ना ही किसी रेस्ट हाउस में ले जाना चाहती है, बल्कि एक जो फसाड क्रिएट किया गया कि 24 और 26 नवंबर के दरमियान कोई ऑप्शन दिया गया इमरान खान साहब को, उसकी कलई खुद गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू में खोल दी। उन्होंने कहा ये मेरी तजवीज थी जो कि थ्रू नहीं हो सकी। उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं, इमरान खान साहब की एहलिया ने बहुत पापड़ बेले हैं जब वो बाहर थी, लेकिन उनके मामलात दुरुस्त नहीं हो सके। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर जो सियासी माहौल है, ये हुकूमत बिल्कुल वही कर रही है जो कि इसको करना चाहिए। जारी बात है, जिसका हुकूमत का पावर हाउस एस्टैब्लिशमेंट के पास हो वो तो ऐसे ही फंक्शन करेगी। लेकिन सियासी निजाम में स्पेस इमरान खान साहब के लिए आज की तारीख में तो नहीं है। हाँ, अगर कुछ आगे ऐसा हो जाए जो मैं और आप नहीं देख सकते तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो शामिल साहब, इस बात का इम्कान है कि अगर ओपोजिशन इत्तेहाद बनता है, सड़कों पर आता है, कि इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता कम से कम निकल सके? आपको इमरान खान साहब कम से कम जेल से बाहर आते नजर आते हैं, क्योंकि निज़ाम ने ज़ाहिर है अदलिया से लेकर दीगर मामलात में अपनी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली हैं। तो कोई ऐसा तरीका दिखता है आपको जिससे इमरान खान साहब कम से कम रिहा हो जाए, जो पार्टी का मुतालबा है? देखिए, जो ऐसा इत्तेहाद बने कि वो सड़कों पर निकल आए और हंगामा करे, मेरा ख्याल मुझे कोई आसानी से ये ऐसा मामला होगा नहीं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान हो या शाहिद खान अब्बासी हो, वो अपनी लगाम जो है वो खान साहब के हाथ में देंगे नहीं, और उनकी अपनी सियासत है, उनका एक अपना असलूब है। देखे मौलाना फजलुर रहमान पार्लिमानी कमेटी के, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक थे, और उन्होंने जो तकरीर की है वो बड़ी होशमंदी की से गुफ्तगू की है उन्होंने। तो जो वो ऐसा नहीं, उनकी कोशिश होगी कि जो खान साहब जो है उनको कुछ काबू करें, और खान साहब की कोशिश होगी कि उनको काबू करें। तो ये एक ऐसा, यानी कोई धमा चौकड़ी मचाना और कोई हंगामा उठाना जो है, जो बिल्कुल जिसका को मालूम ना कि उसका क्या नतीजा निकलेगा, मेरा ख्याल उस एक्सरसाइज में
पढ़ना बहुत मुश्किल होगा बकायमी होशो हवास। लेकिन जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, अगर वो बिल्कुल एक नॉर्मल पॉलिटिक्स शुरू कर दें, एक पार्लिमानी सियासत शुरू कर दें, अपने लोगों से जो मुखालिफ हैं उनसे भी राब्ते कर लें, और वो राब्ते मुमकिन है। खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी में भी लोग मौजूद हैं जो इस बात का एहसास करते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, खान साहब जो हैं उनकी मुश्किलात में कमी होनी चाहिए, और उनके जो भी उनकी तकलीफें हैं उनको रफा करने की कोशिश होनी चाहिए, और अपना अदालतों में वो अपना मुकदमे लड़ें, उनको रिलीफ मिलता है तो मिल जाए। इसी तरह खुद पीटीआई के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो चाहते हैं कि एक नॉर्मल हालात हो जाएं और वो अपने आराम से अपने मुकदमे लड़ें और उसका फैसला उनके हक में आ जाए, अपना वो किरदार अदा करें। लेकिन जितने भी ये लोग हैं, इनको वो जो इंतहा पसंद इन पर गालिब आ जाते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई बस किसी न किसी तरीके से आग लगी रहे, महाज जो है गर्म रहे, पोलराइजेशन शदीद हो जाए। तो ये लीडरशिप का इम्तिहान होता है। अगर खान साहब थोड़ी सी लचक दिखाएं, थोड़ा सा पीछे हटें, और तो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी उसके मुकाबले में कोई उनको जैतून की शाख जरूर दिखाएंगे। तो ये थोड़ा सा खान साहब का इम्तिहान है, और उनको पेशकदमी करनी पड़ेगी, या अपने पत्ते इस तरीके से फेंकने पड़ेंगे। जब तक वो ये इरादा नहीं करेंगे उस वक्त तक कुशादगी नहीं होगी, और अगर उनकी मुश्किलात कम होती भी हैं तो फिर दूसरों की मुश्किलात में इजाफा होगा, और फिर उसके बाद फिर पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, कोई गैर यकीनी फिर पैदा हो जाएगी। कोई तो आसान सूरत नहीं है कि वो बस जो कुछ चाहते हैं वो हो जाए और दूसरे जो है बस चुपचाप देखते रहें। अब मुनीफर साहब, अब जरा इमरान खान साहब की मुनीफर साहब एक वाज़ेह राय है कि ये कठपुतली हैं, इनसे मैं क्या इंगेज करूं, और जरा ये वाज़ेह भी है कि इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता हुकूमत को इंगेज करने से, नवाज शरीफ साहब को इंगेज करने से तो नहीं निकलेगा, मगर क्या उन्हें इतना लंबा अरसा और जेल में रखा जा सकता है, या क्या ऐसा हो कि उनकी रिहाई का कम से कम रास्ता निकले जो कि डिमांड है उनकी? शाहजेब साहब, ये जो सवाल आपके जहन में है, ये इसे हम कहते हैं परफेक्टली वैलिड क्वेश्चन, कि ये जो निजाम चल रहा है या जो हालात चल रहे हैं, इनका कोई क्लोजर तो होगा ना जी, कोई एंड गेम क्या है। मैंने इसके ऊपर समझे कि पिछले 6-8 महीने जो बहसियत एक सहाफी के मैं तलाश कर सकता था इस सवाल का जवाब, मैंने तलाश करने की कोशिश की है, तो वो जवाब आपको चारों तरफ से घूम के एक ही मिलता है कि जिस तरह ये चल रहा है मामला, ये इसी तरह चलेगा। इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं है, वो जेल के अंदर हैं, वो जेल के अंदर ही रहेंगे, और अभी तो GHQ हमला केस या जना हाउस हमला केस, उसका फैसला आना है, उसमें भी इमरान खान साहब को सजा होगी। इमरान खान साहब बाहर जेल से नहीं निकल सकते, उनको अदालती रिलीफ और मामलात नहीं मिल सकते, क्योंकि इस निजाम ने, जो निजाम अदल है, उसके अंदर भी जिस तरह आपने भी कहा कि वहां जड़ें बड़ी मजबूत कर ली हैं। तो फिलहाल तो इसका कोई नतीजा बाहर नहीं निकलता। मुझे याद है एक जमाने में शायद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से कबल शायद जनाब शामी साहब भी और सोहेल वड़ाइच साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो जो इन तमाम सीनियर्स ने इमरान खान साहब को जो मशवरे दिए थे, कईयों ने कहा कि जी आप यकतरफा सुलह कर लें, आज भी शायद ये ऑप्शन टेबल पे हो, कोई कहे कि ये इमरान खान साहब को कि आप यकतरफा सुलह कर लें, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से जो गोलाबारी है उसे खत्म कर दें। लेकिन आप देखें कि इस वक्त पार्टी के अंदर इतनी बुरी डिवीजन है कि जाफर एक्सप्रेस का हमला होता है, बैरिस्टर गौर खान विद इन मिनट्स ट्वीट करते हैं, जो कि बड़ी सेम ट्वीट होती है, इदारों के साथ यकजहती की, जख्मियों के साथ इजहार यकजहती की। लेकिन उमर यूब साहब बिल्कुल दूसरी लाइन देते हैं, पार्टी के फिर जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो एक और ही एक्सटेंट तक चला जाता है। सो विद दिस गोइंग ऑन, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के लिए कोई एंड गेम ये है कि वो बाहर आ रहे हैं। अभी तो उनके बाहर आने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, बल्कि उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे इट इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस एट ऑल। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़िया आपने सुना। दूसरी तरफ हुकूमत को मुआशी चैलेंज का सामना है। मईशत जो हुकूमत का दावा है उसके मुताबिक नहीं चल रही है, ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही है, सवालात पैदा हो रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुआशी इस्तेहकाम के बाद वज़ीर आज़म बार बार मुआशी तरक्की की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, मगर इस वक्त
मुल्क की मईशत में तरक्की की सकत होने पर एक बार फिर सवालात उठ रहे हैं। स्टेट बैंक ने भी अपनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये में जिक्र किया कि दरामदाद में इजाफे और कमजोर फाइनेंशियल इनफ्लोज की वजह से एक्सटर्नल अकाउंट पर प्रेशर के असरात नुमाया हुए हैं। कई माह करंट अकाउंट सरप्लस दिखाने के बाद जनवरी में $40 करोड़ का करंट अकाउंट खसारा देखा गया और फिर फरवरी में महज $12 मिलियन के करंट अकाउंट खसारे के साथ पाकिस्तान का इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में $691 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस है। मगर दूसरी तरफ कमजोर फाइनेंशियल इनफ्लोज और बैरूनी कर्जों की अदायगियों की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आई है। IMF प्रोग्राम में होने के बावजूद हुकूमत को टारगेट के मुताबिक बैनुल अक़वामी इदारों से फाइनेंशियल इनफ्लोज नहीं मिले और अब IMF का वक्त स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर ही चला गया। मगर हुकूमत को उम्मीद है कि जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। मगर माहिरीन मईशत मुल्क में बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से टारगेट के मुताबिक कर्ज ना मिलने पर सवालात उठा रहे हैं। माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने भी इस हवाले से सवालात उठाए हैं। हुकूमत ने इस माली साल के लिए $10.2 अरब के बैरूनी फाइनेंशियल इनफ्लोज का टारगेट रखा था, मगर 7 माह में $3.6 अरब के इनफ्लोज आए, यानी टारगेट का सिर्फ 35% फाइनेंशियल इनफ्लोज आए, जो इस माली साल के टारगेट का 35% है और गुज़िश्ता माली साल से 34% कम है। इस वक्त मुल्क को प्राइवेट, बायलैटरल और मल्टीलैटरल तमाम फाइनेंशियल इनफ्लोज में कमी का सामना है। दूसरी तरफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल कमी का सामना है। जनवरी में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 1.2% की कमी देखी गई और इस तरह इस माली साल के 7 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 1.8% की कमी रिकॉर्ड की गई है। जबकि दूसरी तरफ पावर जनरेशन भी मुसलसल गिरावट का शिकार है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस साल फरवरी में बिजली की पैदावार में 2% की कमी देखी गई, जबकि इस माली साल के 8 माह में बिजली की पैदावार में 3% की कमी आई है। फरवरी के महीने में गुज़िश्ता 5 बरस की सबसे कम पैदावार रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने और रिटेलर समेत टैक्स ना देने वाले तबकों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम हुई है और तनख्वाहदार तबके समेत पहले से ज्यादा टैक्स देने वाले सेक्टर से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया है। इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में FBR ने टारगेट से 606 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया है। क्या ऐसी सूरत हाल में मुआशी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की का सफर मुमकिन है, जब इस माली साल में हमारी बरामदाद में महज 7% का इजाफा हुआ है और बैनुल अक़वामी मईशतों पर अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ वॉर की वजह से गैर यकीनी के बादल मंडला रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब आपने इस हवाले से लिखा भी है और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि मुल्क में फाइनेंशियल इनफ्लोज कम आए हैं। हालांकि हमारा जो करंट अकाउंट है वो IMF के अपना जो टारगेट था उससे बहुत बेहतर है, सरप्लस दिखा रहा है, मगर फाइनेंशियल इनफ्लोज कम आने की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी प्रेशर है। कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फरवरी के जो आदाद शुमार हैं हमारे तवाज़ुन अदायगी के वो आ गए हैं और वो देखकर मुझे थोड़ी सी परेशानी में और इजाफ़ा हुआ है। उसकी वजह ये है कि चलें तिजारती ख़सारा जो है आपने उसको एक सरप्लस में रखा है, छोटा सा, मगर सरप्लस ज़रूर है। प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे तवाज़ुनी अदायगी का दूसरा हिस्सा जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं उसमें बहुत मसाइल हैं और फरवरी के महीने में मनफी हुआ है, यानी कि बाहर से जो क़र्ज़ों का और इन्वेस्टमेंट वगैरह का पैसा आया है वो हमने जो वापस करने हैं रीपेमेंट वगैरह उससे कम रहा है। मसला यही है, इसलिए जनवरी और फरवरी की दोनों महीनों में आप देखेंगे कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं उनमें कमी आई है। तो जब हम बाहर के जो रिश्ता है हमारा उसके बारे में ज़िक्र करते हैं तो हमें सिर्फ करंट अकाउंट की बात नहीं करना चाहिए, जो कि यकीनन इस वक्त पॉजिटिव है, मगर नेगेटिव जो है वो पिछले दिनों आपका फाइनेंशियल अकाउंट है और उसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नेट इनफ्लोस का टारगेट जो है लोन्स का वो $10 अरब के लगभग है और मुश्किल से $4 अरब अभी तक आए हैं। ये मेरे ख़्याल से एक वजह है IMF कि उन्होंने कुछ अपना स्टाफ लोन एग्रीमेंट को थोड़ा सा डिले कर दिया है। शायद उन्हें भी इस बात पे रुझान बढ़ाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को बाहर से और पैसे किस तरह मिलें ताकि और बोझ ना पड़े हमारे तवाज़ुन अदायगी पर।
और सब तो फिर ऐसी सूरत में जब वज़ीर आज़म बार बार इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि जब हम यहाँ से तरक्की की तरफ जाएंगे, हमारा जनवरी में करंट अकाउंट डेफिसिट आया, स्टेट बैंक ने भी कहा कि एक्सटर्नल प्रेशर्स आ रहे हैं, हम अदायगियाँ भी कर रहे हैं, इन्फ्लोज भी नहीं आ रहे हैं, जिसका आपने अपने आर्टिकल्स में भी जिक्र किया, अभी भी आप जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सोचा जा सकता है कि हम थोड़ा सा भी तरक्की की तरफ जाने की पेशरफ्त करें? बात दरअसल ये है कि इस वक्त हमारे जो शरह नमू है वो पहले क्वार्टर में तो सिर्फ 1% से भी कम रहा है और टारगेट 3.5% का था साल के लिए, मगर अंदाज़ा ये हो रहा है और शायद IMF ने भी ये कहा है कि ये टारगेट बहुत मुश्किल से आप हासिल कर पाएंगे। आपने ख़ुद जिक्र किया सनती पैदावार के बारे में। बड़ी परेशानी की बात इस साल की ये है कि पिछले साल के में बहुत अच्छे हालात थे हमारे ज़री शोबे में। इस साल आपकी कपास की फसल बहुत कम हुई है और साथ साथ अब आने वाली फसल गंदम की वो भी शायद बहुत कम हो। तो इसके नतीजे में आपका जो ज़री शोबा है वो भी मनफी चले जाएगा, ख़तरा ये मौजूद है। इसलिए इस साल आप शरह नमू को अगर वाज़े तौर पर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके इम्कानात इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बहुत बहुत कम हैं। और सब, और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो मुसलसल नेगेटिव रहने के बावजूद, लो बेस होने के बावजूद क्यों नहीं पिक कर पा रही है? स्टेट बैंक ने उम्मीद का तो इजहार किया कि आने वाले दिनों में पिक करे, मगर हमें जनवरी में भी उसके अदाद शुमार नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, पावर जनरेशन हमें नेगेटिव नज़र आ रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों नहीं पिक कर पा रही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की हद तक? बात दरअसल ये है कि फरवरी के महीने में आपके जो बरामदात हैं उनमें भी एक तरह से कमी आई है और अब जो टेक्सटाइल का सेक्टर है, जो साल के आगाज़ में हमें एक फ़ायदा ये हुआ था कि बांग्लादेश में ख़राब हालात की वजह से हमारे जो बरामदात में गुंजाइश पैदा हो गई थी और हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए थे, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने राइस की एक्सपोर्ट्स बंद कर दी थी तो उस पर भी हमें गुंजाइश मिली थी। मगर अब हालात कुछ ऐसे होते जा रहे हैं कि आपके बरामदात मनफी तौर पर गिरना शुरू हो चुके हैं और ये बहुत परेशानी की बात है। इसलिए कि अगर आपके मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स ख़ास तौर पे नहीं बढ़ते हैं तो सनती पैदावार में ज़्यादा इजाफे की गुंजाइश कम हो जाती है। और दूसरी तरफ आपने कुछ दरामदात को भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, गाड़ियों की इंपोर्ट, इस तरह की इंपोर्ट आपने रोके हुए हैं, इससे भी सनती पैदावार मुतासर हो रहा है। तो नतीजा ये कि पिछले 2-3 साल से सनती शोबा जो है वो बड़े मुश्किलात में आ चुका है। और एप्टमा के जो लोग हैं उन्होंने कहा है पिछले दिन कि 100 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं टेक्सटाइल की। ये तो बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन हो गया है। और सब, और ऐसी सूरत हाल में एक जो इंडिकेटर नज़र आता है वो है लो इन्फ्लेशन, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स। ऐसे सिनेरियो में, और हुकूमत कह रही है कि वो आने वाले दिनों में 23 मार्च को वज़ीर आज़म बिजली की कीमतों में भी बड़ी कमी करने का ऐलान कर सकते हैं। आपको लगता है कोई ऐसा माहौल बन सकता है जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप करे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करे? इसके चांसेस आपको इस सिनेरियो में भी कम नज़र आ रहे हैं? देखिए, स्टेट बैंक ने तो आपके जो इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट जिसे हम कहते हैं, उसे कम नहीं किया और आपने ख़ुद उसका ज़िक्र किया है कि हालात कुछ ऐसे हैं कमज़ोर कि उसको इस वक्त हम नहीं कर पाए। दूसरी तरफ अब आप ये देखिए कि IMF का प्रोग्राम जो है वो अभी जो स्टाफ लोन एग्रीमेंट अगर फ़ौरन नहीं होता है तो पाकिस्तान के बारे में बाहर के जो ख़यालात हैं इन्वेस्टर्स के और लेंडर्स के, वो और ख़राब हो सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द ये स्टाफ लोन एग्रीमेंट फाइनलाइज होना चाहिए और पाकिस्तान को $1 अरब की क़िस्त मिल जानी चाहिए। साहब, और
पिछले IMF प्रोग्राम की तरह, पिछली हुकूमत की तरह इस हुकूमत ने भी कहा कि अब आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, हम रिफॉर्म्स करेंगे और उसके बाद मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। अब हमें नज़र आ रहा है कि FBR की हद तक जो डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई थी, टैक्स नेट बढ़ाने की बात की गई थी, वो नहीं हुई है। शॉर्टफॉल भी है, जो पहले से टैक्स देते हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा। आपको वो रिफॉर्म्स नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान को इस जाल से निकाल सके कि हम बार बार IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, ग्रोथ 5% की नहीं सोच सकते हैं, या कोई ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं? दरअसल आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, जो रिफ़ॉर्म का एजेंडा है वो अभी भी उसको हमने सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। टैक्सेस के निज़ाम में जो दूसरे शोबों में टैक्स को ले जाना है, जिसमें ज़री शोबा है, आपके दुकानदार हैं, इस तरह से आपको बढ़ाने हैं, वो आप नहीं कर पाए, उसमें कामयाबी नहीं हुई है अभी तक। दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन आपको करना था, PIA का तक आप नहीं कर पाए हैं अभी तक। तीसरी तरफ आपको अपने रोज़ाने खर्चे कम करने थे, वो कम होने के बजाय 21% बढ़ रहे हैं इस साल। चौथी तरफ जो परेशान कुन बात है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में खसारे को कम करना है, पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट को कम करना है। ये बड़े बड़े सख्त मसाइल खड़े हो चुके हैं और हमारी हुकूमत जो है बेचारी एक लिहाज से इतने फ्रंट्स पर काम करना पड़ रहा है उन्हें कि वो कहीं ख़ास तौर पे कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं अभी तक। साहब, और ऐसा सिनेरियो में, क्योंकि आपने हालिया तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट पे भी लिखा, अब आवाम को हर तरफ से बोझ का सामना करना पड़ा। एक तो कंसेक्यूटिव 4 साल से इन्फ्लेशन जो बहुत ऊपर तक गई, दूसरी तरफ ज़ाहिर इनकम में उस हिसाब से इजाफा नहीं हुआ, तीसरी तरफ इकोनॉमी के स्लो डाउन होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ। कोई आवाम के लिए कोई उम्मीद नज़र आती है इस सारे सिनेरियो में आने वाले दिनों में, फिर जब आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरीके से नहीं पिकअप करती नज़र आ रही? देखिए, बात यह है कि हमारा जो पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस, जो माशाल्लाह डिजिटल सेंसस हमारे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बड़ा खली सलीक़े से किया है, उसके रिज़ल्ट्स भी अब उन्होंने पब्लिश कर दिए हैं। उसके नतीजे में बेरोज़गारी का पैमाना आसमान तक पहुंचा हुआ है। पिछले साल 2023 के उससे पहले भी काफ़ी ऊंचा था, मगर 2023 में ये 22% तक पहुंच चुका है। ये तारीख़ का बुलंद लेवल है। दूसरे तरफ आप ये देखिए कि गुर्बत का जो लेवल है वो 44% हो चुका है। ये 5 साल पहले 32% था। तो लोग बहुत परेशान हैं। कीमतों के बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह पिछले 2 साल, उसके नतीजे में लोगों की जो असल आमदनी है कीमतों को देखने के बाद 20% कम हुई है। यानी कि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई, तनख्वाहें इतना नहीं बढ़ी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफ़ी कमी आई है। मिडिल क्लास भी बहुत हद तक परेशान हो चुका है। तो हालात इस लिहाज से अच्छे नहीं हैं और पूरी कोशिश होनी चाहिए। अल्लाह का फ़ज़ल है कि एक अच्छा प्रोग्राम पाकिस्तान चला रहा है जिसका नाम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे हम टारगेटिंग कर रहे हैं गरीब घरानों को और ख़वातीन को पैसे मिलते हैं और इसका अमाउंट IMF ख़ुद कह रहा है कि आप बढ़ाइए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको हमें और फैलाना चाहिए ताकि इससे गुर्बत में जो परेशानी लोगों को हो रही है वो कुछ कम हो जाए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मतलब और हुकूमत को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए कोर्स करेक्शन के लिए कि ये प्रोग्राम IMF का हमें किस्त तो मिल जाए, मगर IMF का प्रोग्राम भी आखिरी साबित हो, हम बार बार इस बात पे ना लटके हो कि प्रोग्राम मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया तो अगली किस्त मिलेगी नहीं मिलेगी, स्टाफ लेवल मुआहदा होगा नहीं होगा, हो गया तो बोर्ड अप्रूवल होगा नहीं होगा। सबसे पहले आपका जैसे कहते हैं ना लाइफ लाइन, बदन का खून, वो आपके बरामदाद हैं। एक्सपोर्ट अगर आप नहीं बढ़ा पाएंगे तो आप जिसे कहते हैं कि ख़ुद कफ़ील नहीं हो पाएंगे। और एक्सपोर्ट्स में तो आप हैरत अंगेज़ हमने हरकत ये की है कि पहले हम उन पे सिर्फ 1% टैक्स लगाते थे,
अब हमने एक्सपोर्टर से कहा है कि आप पूरा टैक्स देंगे 29% प्रॉफिट पर। परेशान हो गए हैं एक्सपोर्टर्स। दूसरी तरफ कीमतों में इजाफा होता रहा है, बिजली, गैस, कैप्टिव पावर ख़त्म कर दिया आपने, तो लिहाजा एक्सपोर्ट्स में आप देखें कि फरवरी के महीने में कुछ कमी भी आई है। तो लिहाजा हालात बहुत परेशान कुन हैं। उस लिहाज से आप ख़ुद कफ़ील सिर्फ उस वक्त हो पाएंगे जब जिस तरह हमारा उड़ान प्रोग्राम कह रहा है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स 2 गुना हो जाने चाहिए अगले 5 साल के अंदर, $60 अरब तक पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम खुद कफ़ील हो जाएंगे और IMF को खुदा हाफिज़ कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो आदाद-ओ-शुमार नज़र आ रहे हैं वो ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। स्टेबिलिटी ज़रूर है मगर मुआशी तरक्की के लिए जो इक़दाम हैं उन पर सवालात उठ रहा है कि अभी भी मईशत फिट नहीं है तरक्की के लिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान पर आपके सामने रखें। मारूफ समाजी कारकुन शहजाद रॉय की ज़ेर निगरानी ज़िंदगी ट्रस्ट तालीम के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में अहम खिदमात अंजाम दे रहा है। ज़िंदगी ट्रस्ट ने 2006 में फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल कराची का इंतज़ाम संभाला। उस वक्त सरकारी स्कूल्स को एडॉप्ट करने का कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं था। ज़िंदगी ट्रस्ट ने फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल का इंतज़ाम संभाल कर एक मुनफरिद आगाज़ किया। 3 जहती हिकमत अमली अपनाई जिसमें इंतज़ामी इस्लाहात, तालीमी बेहतरी और पॉलिसी में तब्दीली शामिल थी ताकि पॉलिसी तब्दील हो और फिर उसको दीगर सरकारी स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जाए। तारीखी तौर पर NGOs ने लैंड माफिया, टीचर्स माफिया और बदउनवानी से मुंसलिक मनफी तासुरात की वजह से सरकारी स्कूल्स को गोद लेने से हमेशा गुरेज किया था। इसमें सियासी मुदाखलत भी शामिल होती थी। शहजाद रॉय के ज़िंदगी ट्रस्ट को भी इब्तिदाई तौर पर मुखालफत का सामना करना पड़ा मगर ज़िंदगी ट्रस्ट ने एक मुश्किल जंग लड़ी जिसके नतीजे में सिंध भर में सरकारी स्कूल्स के इहाते में तमाम निजी तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई और लैंड माफिया को कराची के तमाम सरकारी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले सिर्फ फातिमा जिन्ना स्कूल के कैंपस में 8 अलग अलग स्कूल थे जिनमें से हर एक का एक मुख्तलिफ प्रिंसिपल था। ज़िंदगी ट्रस्ट की मुदाखलत की वजह से फातिमा जिन्ना स्कूल को एक प्रिंसिपल के तहत एक वाहिद मुत्तहिद स्कूल बना दिया गया। उस वक्त कराची में 3000 सरकारी स्कूल थे लेकिन असल में सिर्फ 900 कैंपस थे जिसके नतीजे में इन 900 कैंपसेस में 3000 प्रिंसिपल थे। ज़िंदगी ट्रस्ट की कोशिशों के नतीजे में 6 साल के बाद हर कैंपस को एक ही प्रिंसिपल के ज़ेर इंतज़ाम मुनज़्ज़म किया गया। इस इक़दाम ने पॉलिसी के मंजरनामे को भी तब्दील करके रख दिया जिसके बाद NGOs को स्कूल्स को अपनाने और तालीमी मयार को मज़ीद बेहतर बनाने की इजाज़त दे दी गई। इसका असर कराची के तमाम सरकारी स्कूल्स पर पड़ा। इसके अलावा ज़िंदगी ट्रस्ट ने सरकारी स्कूल्स में सप्लीमेंट्री किताबें पढ़ाने की इजाज़त हासिल की। गैर सरकारी तंजीम आहंग का तैयार करदा लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन का निसाब 2011 में फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल में मुतारिफ कराया गया था। फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल में ज़िंदगी ट्रस्ट के ज़रिए इस निसाब को कामयाबी से लागू किया गया और इसे 200 सरकारी स्कूल्स तक फैला दिया गया। 2018 में हुकूमत सिंध ने ऐलान किया कि सिंध के तमाम सरकारी स्कूल्स में इस निसाब को पढ़ाना शुरू किया जाएगा। इससे मुल्क भर के प्राइवेट स्कूल्स को भी इस निसाब को अपनाने की हिम्मत मिली। ज़िंदगी ट्रस्ट की वजह से सेफ टच, बॉडी सेफ्टी, लाइफ स्किल्स एजुकेशन सिंध के निसाब का हिस्सा बन गई और बाद में इसे कौमी निसाब में भी शामिल कर लिया गया। हाल ही में पंजाब ने भी इसे निसाब में शामिल करने का ऐलान किया है। इसके अलावा दूरबीन ज़िंदगी ट्रस्ट की एक गैर मुनाफा बख्श तालीमी तंजीम है जो क्लासरूम्स में पेशा वराना तरबियत याफ्ता असातिज़ा को रख कर पाकिस्तान के सरकारी स्कूल्स को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इस मकसद को हासिल करने के लिए दूरबीन ने हुकूमत सिंध के साथ शराकत की है और ये सरकारी स्कूल्स में 1 से 8वीं क्लास तक के असातिज़ा को तैयार करने के लिए मुकम्मल तौर पर सब्सिडी का हामिल 4 साला B.Ed प्रोग्राम चलाती है। दूरबीन पाकिस्तान के B.Ed कराने वाले इदारों की फैकल्टी को तरबियत देने के लिए टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में मास्टर्स मुतारिफ करवा रहा है। MS प्रोग्राम शुरू करने से पहले दूरबीन फैकल्टी को तरबियत देने के लिए गैर मुल्की स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जिसमें माहिरीन तालीम को बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों में खुसूसी तरबियत हासिल करने के लिए 10 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले असातिज़ा 3 साल तक दूरबीन के MS प्रोग्राम में पढ़ाने का अहद करेंगे जहाँ वो पाकिस्तान के सरकारी शोबे के B.Ed कॉलेजेस के असातिज़ा को तरबियत देंगे। चूँकि मुल्क भर में सिर्फ 150 पब्लिक सेक्टर टीचर एजुकेशन के इदारे और 4000 गवर्नमेंट टीचर्स एजुकेटर हैं, इसलिए तमाम टीचर एजुकेटर्स को एक दहाई के अंदर इस नए MS प्रोग्राम के ज़रिए काबिल बनाना एक काबिल हुसूल हदफ है। ज़िंदगी ट्रस्ट 2 सरकारी स्कूल चलाता है, SMB फातिमा जिन्ना और खातून पाकिस्तान। SMB फातिमा जिन्ना में 3000 के करीब तालिबात हैं जबकि खातून पाकिस्तान में तकरीबन 1200 तालिबात दाखिला ले चुकी हैं। बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और साइंस, अंग्रेज़ी, रियाजी और सोशल साइंसेज जैसे बुनियादी मज़ामीन पढ़ाने के अलावा ज़िंदगी ट्रस्ट
खुसूसी प्रोग्राम्स के साथ सीखने का एक मुकम्मल तजर्बा फराहम करता है। ज़िंदगी ट्रस्ट शतरंज को एक मजमून के तौर पर पढ़ाता है और पाकिस्तान भर के स्कूल्स में इसे मुतारिफ कराने में पेश है। इसने कौमी चैंपियंस तैयार किए हैं और शतरंज का निसाब भी तैयार किया है। इसकी एक मिसाल उस वक्त सामने आई जब ज़िंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालबा महक मकबूल ने अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज़ अपने नाम कर लिया और फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी शतरंज में हरा दिया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये तालीमी इदारे अपना काम, तहकीक और तरक्की जारी रखें, ज़िंदगी ट्रस्ट को एक भारी बजट की ज़रूरत है। ताहम दूरबीन के लिए हकीकी ज़रूरत सिर्फ फंड्स फराहम करने से ज़्यादा यह है कि बासलाहियत अफराद आगे बढ़ें और एक पेशे के तौर पर तदरीस को आगे बढ़ाएं। ज़िंदगी ट्रस्ट पॉलिसी मुदाखलत के ज़रिए तालीमी निज़ाम को बदलने के लिए कोशां है और इसमें कामयाब भी हुआ है। आप भी ज़िंदगी ट्रस्ट का साथ दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।